नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय आपके समक्ष जब भी आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। पिछले कुछ समय से वीडियो श्रृंखला हमारे समक्ष चल रही है, वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा। कई भाग हमने इसके पढ़ लिए हैं, तो 7 यात्राएँ लेखक की जो हैं हमने यहाँ पे पढ़ ली है, इसके यात्रा के 7 भाग। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 या कह सकते हैं भाग 8, ग्वारी घाट से बरमान घाट। यादवेंद्र जो कि लेखक के एक साथी थे, उन्हीं के घर रुके थे। यादवेंद्र ने अपनी नवोढ़ पत्नी के साथ हमें विदाई देने आया। हमारी पिछली यात्रा को कोई 2.5 बरस बीत चुके हैं। नई यात्रा शुरू की है यहाँ से, ठीक है। किसी न किसी कारण से निकलना नहीं हो सका। इस बीच यादवेंद्र की शादी हो चुकी है, अब वह हमारे साथ नहीं चल सकता। उसको इतना बुरा रंज है, इससे अधिक रंज मुझे, क्योंकि यादवेंद्र बलबूते पर नहीं, मैं अपनी अभी तक की दुर्गम यात्रा की थी, मेरा वही विश्वस्त साथी अब साथ नहीं होगा। विदाई देने कांता भी आई, कांता है ना उसकी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी नीता और उनके 2 बच्चे नम्रता और अमित भी आए। 9 बरस के अमित के उत्साह का क्या कहना, उनका बस चले तो साथ चले। 17 नवंबर 82 यानी 1982 जबलपुर के ग्वारी घाट में हमने नाव से नर्मदा पार करने की और उससे बिंदु पर चले जहाँ पिछली यात्रा समाप्त की थी। साथ साथ आए स्वजन हमें देख कर रहते हमें देखते रहे, फिर लौटे। इन देर तक देखने के बाद फिर लौटे सज्जन जो भी थे। इस बार हम 4 दुनहाली और 60 मेरे छात्र हैं, पंडित नामक एक साथी और। इस बार हम 4 हैं, दुनहाली और 60 मेरे छात्र हैं, पंडित नामक एक साथी और है। बहुत अच्छा दल बन पड़ा है हमारा। पंडित की मातृभाषा हिंदी है, दुनहाली की सिंधी, 60 की मराठी और मेरी गुजराती। 4 भाषाओं के जल से मां नर्मदा के पैर पखारने हम चले पड़े। 2 घंटे में हम तिलवार घाट आ गए। यहाँ नर्मदा का पर एक सड़क का पुल है, जब बाढ़ आती है तब डूब जाता है, लेकिन अब पास में ही नया पुल बन रहा है, वह बहुत ऊंचा होगा। यही नहीं, इस पर से नर्मदा के दक्षिण तट की नहर का पानी ऊपर तक को जाएगा। नर्मदा नहर की पार करेगी। रात सिवनी में रहे, सुबह चल दिए। लम्हेटी के पास नदी तट पर चट्टानों पसलियों की तरह उभर आया है। तीसरे पहर ढूंढवाड़ा पहुंचे। नर्मदा का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार है, यहाँ के पास है। यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो गई। धुआंधार चल दिए। चौड़ी नर्मदा यहाँ हठात सक्रिय हो गई, है ना। और एक हुंडू में प्रपंच वेग के साथ गिरती है। दूर से ही जल बिंदुओं का धुआं सा उठता है, दिखाई देता है। इसे धुआंधार कहते हैं, है ना। धुआंधार जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। दूर में दबी दबी से सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास आने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। पानी बड़े वेग से गिरता, लहरियां बनाता आगे बढ़ जाता नर्मदा पर। यहाँ मस्ती का कैसा अलबेला नशा छाया है। नदी में खूब पानी था, धुआंधार यौवन और जीवन से भरपूर था। देर तक हमें उसके आबो ताब को देखते रहे, उसकी धमक को सुनते रहे और उसकी फुहार में भीगते रहे। इसी धुआंधार से नर्मदा संगमरमर की कुंज गली में प्रवेश करते संगमरमर की चट्टानों को चीरती हुई तंग घाटी से बहती हुई एक अद्भुत सौंदर्य लोक की सृष्टि करती। कनक छरी सी एक हरे बदन की नर्मदा एक जगह इतनी सिमट गई कि इस स्थान को बंदर कूदनी कहते हैं। यह नर्मदा मानो सुस्त रही है या अत्यंत मृदु गति से बह रही है। संगमरमर की विशाल दुधिया चट्टानों
आलस गति से बहती नीरव नर्मदा और निपट एकांत लगता है कि नक्षत्र लोक में आ गए हैं। धुआंधार में गुस्से में उबलती उफनती नर्मदा ने मानो यहाँ मौन की दीक्षा ले ली है। धुआंधार के गर्जन तर्जन के बाद यहाँ नर्मदा की शांत जलधारा मानो रौद्र के बाद शांत रस। चांदनी रात में यहाँ नौका विहार होता है, रात को भी होता है, लेकिन दोनों नहाती को यहाँ सौंदर्य की कैसी लच्छाछह वर्षा होती है। आगे देखिए अगले प्रश्न पर। और कोई 3 किलोमीटर लंबा और सौंदर्य में कलकत्ता यह स्वप्न लोक हमारे जबलपुर के पास है। नर्मदा ने जो किसी को नहीं दिया वह जबलपुर को दिया, अपने गले का हार दिया। पंचवटी यह सौंदर्य लोक समाप्त हो गया। यहाँ से चट्टाने खत्म, नर्मदा अब मिट्टी या रेत में से नहीं बहती है। भेड़ो घाट में मानो नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो गया और बालू युग शुरू हो गया। मजे की बात यह है कि यहाँ संगमरमर के जिस भूखंड में से नर्मदा बहती है उसकी चौड़ाई मुश्किल से आधा किलोमीटर है। अब नर्मदा यदि थोड़ा दाएं और थोड़ा बाएं से निकल जाती तो कहाँ यह लोक सौंदर्य लोक। नर्मदा पहले ही ऐसा करती थी, धुआंधार से उतरी और मुड़ जाती थी और 64 योगिनी मंदिर वाली टोकरी टेकरी पर लपेटा लगाती आगे बढ़ती थी और सूखा चौड़ा पाट अब भी मौजूद है। तब कहाँ था सौंदर्य लोक और कहाँ था दिव्य लोक। लेकिन नर्मदा उन चट्टानों को शिल्पी की तरह ललकती भरी निगाह से देखती जरूर होगी और एक दिन उसने शुरू कर दिया उन्हें काटना, छांटना, तराशना। इसमें उन्हें लाखों वर्ष लग गए, क्यों चट्टानें फौलाद की थी और यह काम वह केवल बरसात में ही कर सकती थी। आखिर उसने अभेद संगमरमर के भेद को इस तरह अपनी राह बना ली और धरती पर स्वर्ग उतार कर रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सौंदर्य लोक प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति का दिया रूखा चौड़ा पाट अभी भी देखा जा सकता है। यह तो नर्मदा के अन्य सौंदर्य बोध और उनकी दुर्गम तपस्या का सुफल है। यह उनके चित्त के उच्छल आनंद की मनभावनी उपलब्धि है। डंडुआरा से चले तो सुबह तड़के, लेकिन नर्मदा के साथ रमते बिलसते रहे चल दिए, इसलिए दोपहर तक विशेष चलना नहीं हुआ। यानी दोपहर तक विशेष चलना नहीं हुआ मतलब धीरे धीरे रमते है ना। आगे देखिए। यह तो अच्छा ठीक है। चलना तीसरे पहर ही हुआ, रात बगराई में रह गए। यह मूर्तिकारों का गांव है। भेड़ भाड़ भीड़ाघाट में संगमरमर की जो मूर्तियां आई हैं वे यहीं से आती है। कुछ एक मूर्तिकारों को मूर्तियां तराशते देखा। उनकी आधी अधूरी मूर्तियां ज्यादा सुंदर लग रही है। सौंदर्य, सादगी और सरलता में विराजता है। बहुत अधिक कारीगरी से कलाकृति दम तोड़ देती है। इसके बाद की रात छतरी कछार में रहे। जिस ग्राम के बरामदे में रहे उसके घर की दीवार पर मृदंग टंगा था। मैंने उसे कहा, जान पड़ता है। क्या कहा लेखक ने, देखी, जान पड़ता है यहाँ भजन कीर्तन होता है। उसने कहा, कल ही हुआ था, आज भी होगा। रात को बहुत ग्रामीण जुटे। एक ने इकतारे पर बड़े अच्छे भजन सुनाए, दूसरे उसके साथ दे रहे थे। मैंने उनके स्केच उतारे और तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई। अब वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसकी नींद के मारे हमारा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से सोने को मिला। यहां से चले तो दोपहर में बीकमपुर पड़ा। एक जगह सुस्ताने बैठे तो कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए। इनके गांव का कोटवार भी था। मैंने हमारे बारे में संक्षिप्त बताया और कहा कि हम एक साथ अखंड परिक्रमा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके खंड परिक्रमा कर रहे हैं। फिर पूछा, सुबह धरती कछार से चले हैं, कितना चले होंगे? कोटवार ने कहा, यही कोई 5-6 मील। मैंने पूछा, मील या किलोमीटर? उसने कहा, मील और किलोमीटर एक ही बात है। तब तक और लोग भी आ गए थे।
वह उन्हें हमारे बारे में बताने लगा, कहने लगा, ये नर्मदा की अखंड परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने घबरा कर कहा, अखंड नहीं, खंड। उसने तपाक से कहा, खंड अखंड एक ही बात है। मुझे जोर से हंसी आ गई। देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है सज्जन, ये दोनों चीजें एक ही बता रहा है, लेकिन किलोमीटर मील में फर्क है ना। और वो खंड अखंड एक ही बता रहा है, तो फिर बात वही है। वह बुरी तरह झेप गया। मैंने तुरंत अपनी गलती महसूस की। कोटवार यानी गांव का सबसे बड़ा हाकिम, मुझसे उनका अनादर हो गया। यह बहुत ठीक नहीं हुआ। दूसरे ही क्षण वह गरज कर बोला, यहाँ क्यों बैठे हो सुस्ताने और रास्ता पूछने? चलो मैं रास्ता बताता हूँ। वह हमें नर्मदा तट ले गया, यानी नर्मदा तट पर ले गया। हम वहां बैठने ही वाले थे कि उसने ललकारा, यही नहीं, वहां सनेर के उस पार। हम वहां गए। बाद में दुनाली एक आदमी का नाम है, दुल्हानी ने कहा, अब समझ में आया कि वह हमें यहाँ तक क्यों ले आया। सनेर के उस पार जबलपुर जिला है, इस पार नरसिंहपुर। उसने हमें जिला बदर कर दिया। अपराध के साथ ही दंड। काश हमारा दंड विधान इतना त्वरित होता। झांसी घाट के पास दो परिक्रमावासी माँ बेटे को परिक्रमा करते पहली बार देखा। रात हम बैल खीड़ी में रहे, वे आगे निकल गए। माँ बेटे खूब चलते हैं। सुबह गांव में स्त्रियां को दही बिलोते देखा। नरसिंहपुर दूध घी का जिला है। अब यह दृश्य हमें रोज दिखाई देगा। दोपहर को झलोन घाट में विश्राम करने के लिए रुके। पास ही नर्मदा की रेत में 20-22 ग्रामीणों का दल था। 7 गाजे बाजे भी थे। पता चला कि पता क्या चला पता चला कि वह वृद्ध यहाँ से परिक्रमा उठा रहे हैं। ये उन्हें विदाई देने आए हैं। रात को ही आ गए थे, यहाँ खुले में सोए थे। सुबह वृंद का मुंडन हुआ, कढ़ाई हुई, प्रसाद बटा और अब जाने की घड़ी आ गई। बाजे बजने लगे, एक एक करके सभी स्त्रियां नाची। अंत में वृद्ध भी नाचे और फिर बारी बारी से सभी उनके पांव पड़ने और रोने लगे। लेकिन वृद्ध सभी ये कहते कि नहीं रो, नहीं रो, मुझे हंसी खुशी से विदा करो। मैंने कहा, आज तो हमें भी चल आ रहे हैं, आज तो हम भी चले आ रहे हैं, लेकिन कल आपको मिला लेंगे। मैं जमुनिया में रुकूंगा, आपके आने पर ही चलूंगा। फिर चल पड़े। एक स्त्री ने रोते हुए कहा, आप इनका ख्याल रखना, वे मेरे चाचा हैं। जब सब चले गए थे तो गांव के एक लड़के ने कहा, आप उनके साथ न जाना। क्यों? वे चमार है, मांस मगरा खाते हैं। देखिए यहाँ भी जाति बिरादरी आ गई। क्या बात है। रात मुआर के मंदिर के चौतरे पर काटी। काफी ठंड थी। सवेरे चल दिए। थोड़ी देर में जमुनिया आ गए। वृद्ध के बारे में पूछा तो गांव वालों ने कहा कि वे चमहार मोहल्ले में मिलेंगे। वहां आ गए। यह उनके दामाद का घर था, साफ सुथरा, लीपा पोता। वृद्ध नर्मदा नहाने गए थे। अधेड़ उम्र के दामाद हमसे कहने लगे, मुझे लालच हो आया है, मेरे मन में भी जाने को कर रहा है। बहुत अच्छा, ससुर दामाद साथ रहेंगे। लेकिन बड़े भैया कहते हैं कि ऐसे चुपचाप नहीं जाते, सभी रिश्तेदार को खबर करेंगे, सब मिलकर जाना, तब कल या परसों निकलेंगे। पंचांग दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखिए कल से पंचक शुरू हो गया है, पूर्णमासी तक निकलना ही नहीं होगा। तब तक वृद्ध नहाकर आ गए। हमें देखकर बहुत खुश हुए। मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे मत रोको, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं। आखिर यह तय हुआ कि दोनों पूर्णमासी के बाद निकलेंगे। गांव के और 2-1 लोग साथ चलेंगे। तभी मुझे याद आया कि ये चमार हैं। भिक्षा हम मांगते नहीं, पर यहाँ जरूर मांगेंगे। बरामदे में एक स्त्री दही बिलो रही थी। भिक्षा में हमने मट्ठा मांगा। मट्ठा मतलब छाछ होती है ना। घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, बेहद खुश भी हुए। हमें देर न हो
इसलिए दो स्त्रियां मिलकर बिनौले लगी। रस्सी का एक छोर एक स्त्री के हाथ में, दूसरा छोर दूसरी स्त्री के हाथ में। इस रस्साकसी में हमें बड़े चाव से देख रहे थे। लेखक इसीलिए मांग रहे हैं कि लोग वहां जाति भेद करते हैं, तो जाति भेद तो करते नहीं थे ना लेखक, कतई कुछ भी इस तरह का। मट्ठा पीकर आगे बढ़े। थोड़ी देर में ब्रह्मकुंड आ गए और आगे देखिए, नर्मदा के मोड़ पर और खूब ऊंचे कगार पर हैं। ये नर्मदा के यहाँ कितनी सुडौल दिखाई दे रही है, मानो अब तक वह दुबली पतली मुस्कुराती लड़की थी, अब वह सुडौल बदन वाली युवती हो गई हो। बढ़िया है, कल्पनाएं बहुत बेहतर है यहाँ तो, है ना, और उपमा बहुत तगड़ी तगड़ी दे रहे हैं। आगे देखिए, धूप से नहाई नर्मदा को शुभ्र रेतीले पाट का परिधान खूब फब रहा था। गोरी रेत के पास नीली जलधारा का हृदय माधुरी से भरा था। हमारी पगडंडी नर्मदा में से ही है। जब तक रेत में से जाती है तब तक पैरों के नीचे रेत चुरमुराती है और चाल धीमी हो जाती है। जब कछार में चल रहे हैं, गेहूं बेन के पौधे में से जाती है तो लगता है कि बगिया में से जा रहे हैं। नदी तट की पगडंडी बनती बिगड़ती रहती है, ज्यों ज्यों ही पानी नीचे। एक मिनट, धीमी चाल हो जाती है। जब कछार में लगे तो पगडंडी, ज्यों ज्यों ही पानी नीचे उतरा तब तक मिट्टी के फसल बो दी जाती है और पगडंडी नीचे खिसकती जाती है। पगडंडी लोकगीत की तरह होती है। इसे बनाने वाला अज्ञात होता है, कोई इसे बनाता ही नहीं। यह समूह का सृजन है। यानी सही बात है, पगडंडी जो होती है, पगडंडी ग्रामीण पगडंडी, उसको कोई नहीं बनाता है, अपने आप ही बन जाती है। पहाड़ों में, नदियों में भी पगडंडियां बनी हुई है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ पे पगडंडी नहीं बनी हुई है। रात साकल में रहे पास के घर के ग्रामीणों ने हमें कंडे दिए। कंडे देकर मैंने कहा, पंडित आज काकण बनाओ। लेकिन पंडित को कांगड़ बनाना नहीं आता। तब वह ग्रामीण विस्तार से बताने लगा कि कांगड़ कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ी देर तक तो उसकी पत्नी यह सुनती रही, फिर बोली, तुम बना क्यों नहीं देते? आज्ञाकारी पति ने तुरंत कंडे सुलगाए। जब वे पूरी तरह जल चुके तब उनके अंगार पर उतल पुतल कर कांगड़ सेकता हुआ बोला, सिक जाने के बाद ये फूल जाएंगे और फट जाएंगे। घी होगा तो खाने में मजा आ जाएगा। कांगड़ मतलब ये चूरमा बाटी जो होता है ना मित्रों, ये चूरमा बाटी को ही बोलते हैं उनके, है ना। तो जब हम बाटियां सेकते हैं तो वो सिक कर फूल जाती है, तो उसके बाद में उनको खाने में मजा आता है। याद आया, एक दिन हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पति पत्नी का साथ हो गया। बातें होने लगी। हम सामान में लदे फंदे थे। पत्नी ने यह देखा तो पति से कहा, तुम इनका थोड़ा सा सामान उठा क्यों नहीं लेते? आज्ञाकारी पति ने तुरंत हमारे झोले ले लिए। मेरा यह विचार है कि पतियों के सेवा कार्य के पीछे प्रेरणा प्राय पत्नियों की ही रहती है। अंगार पर कांगड़ सिकते देखकर मुझे लगा कि प्रकृति के बीच रहने वाला आदि मानव अपने खाद्य पदार्थ इसी प्रकार आग पर भूनकर खाता होगा। थोड़ी अतिशयोक्ति के हम कह सकते हैं कि कागड़ प्रकृति है और रोटी संस्कृति है और पूरे पराठे विकृति है। उधर कंडों पर कागड़ सिक रहे थे, इधर स्टोव पर दुल्हानी आदमी का नाम था ना, दुल्हानी दाल पका रहा था। दुल्हानी स्टोव जलाने से लेकर खाना तैयार हो जाने तक जुटा रहता था, लेकिन साठे की दिलचस्पी केवल बघार में थी। करीने के मसाले निकालता, देर तक तेल में भूनता और फिर बघारता या छौंकता। एक दिन खीर बनाने का आयोजन हुआ तो वह इसे बघारने की तैयारी करने लगा। बघारना मतलब कि धुलना, है ना। बड़ी मुश्किल से समझाया कि खीर को नहीं बघारते। बघारने का मतलब है जब उबाल के पानी बाहर फेंकते हैं ना, वो वाली बात है। वैसे उसने बघार के कारण भोजन स्वादिष्ट बनता था, पर मिर्ची काफी देता था। इस दिन उसने ढेर सारी हरी मिर्ची काटी। मैंने घबरा कर कहा, इसकी आधी ही छोड़ना। एक मिनट मित्रों, ये भगारने का मतलब होता है छौंकन देना, तड़का देना, है ना। मिर्ची विर्ची में दे रहे हैं तो भगारना छौंकन देना ही होगा। उसने आधी से भी कम मिर्ची छोड़ी
उसकी आज्ञाकारिता पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में यह कहते हुए कि टमाटर डालने से मिर्ची का तीखापन आधा रह जाएगा, उसने बाकी की मिर्ची भी झोंक दी, है ना। घुघरी के पास चट्टानों में से बहती हुई नर्मदा का शोर सुनाई दिया। कितने दिनों के बाद सुनाई दिया। यहाँ से पपरिया मंदिर में आश्रय मांगा तो पंडित जी ने टका सा जवाब दिया, यहाँ कोई जगह नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा। तब एक वृद्ध आए और कहने लगे, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। रास्ते में लोग कैसे कहते हैं, पाहुने आए हैं, घर ले जा रहा हूँ। साधु को उन्होंने पहले ही आश्रय दे रखा था, हम चार को और ले गए। मैंने कहा, आप बिल्कुल अपने जान पड़ते हैं। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई अपना नहीं। फिर रुककर बोले, और कोई पराया भी नहीं। न उलझन की बात है। सही बात है। सुबह चले तो गुरारू के पास नर्मदा चट्टानों में शोर करती मिली। समनापुर के बाद हथिया में वह संगमरमरी चट्टानों पर बहती है। अपने संगमरमरी लिबास में वह हमेशा अच्छी लगती है। रात चिनकी में रहे, सुबह चले तो धुआंधार पड़ा। छोटा धुआंधार, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा। लहरों का वह एक दूसरे को धकियाना, छल्ले बनाना, धमरधुरड़ा चट्टानों को तराशना। दोपहर को पड़ी शेर नदी, नर्मदा की एक सहायक नदी है शेर। नर्मदा से वह कैसी चुपचाप मिल रही थी। दोनों रेत में बहती हैं, इसलिए दोनों शोर नहीं। पानी इतना साफ कि यदि धूप में झिलमिलाना हो तो नदी में पानी न पानी होने का धोखा भी हो सकता है। ओहो, पानी इतना साफ है कि पानी का पता ही नहीं चले। कमाल है। हम भोजन से निवृत्त हुए ही थे कि परिक्रमावासियों का दल आया। उनमें 2 स्त्रियां भी थी। खाते पीते घर की जान पड़ती थी। पता चला कि दोनों बहनें हैं, अमरकंटक से चली हैं। बलखेड़ में चातुर्मास किया था। मैंने पूछा, रास्ते में कोई तकलीफ? ये अमरकंटक पहले वाली यात्रा में भी आया था। बड़ी बहन ने कहा, कैसी तकलीफ? मैया ने हमें फूल की तरह रखा है, वे ही यहीं रुकेंगे, सोएंगे कहाँ? उनके एक साथी ने कहा, ये बहनें साथ में हैं, इसीलिए ऊपर कुटी में चले जाएंगे, वरना यहीं रेत में सो जाते ऐसी ठंड में। अरे ठंड अभी पड़ ही कहाँ रही है, हम भोजन से परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि ठंड शुरू ही कहाँ हुई है। इस दल में वे माँ बेटे नहीं थे। खूब चलते हैं। शाम को सतधारा पहुँचे। चारों ओर चट्टानें छितरी हुई हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मानो नदी में कुंड बन गए हैं। अत्यंत मनोरम दृश्य था। यह नर्मदा पर सड़क का पुल है। बहुत कम पुल ऐसे सुंदर स्थान पर होंगे, है ना। थोड़ी देर में शाम हो गई। अंधेरा फैलने लगा, लेकिन यहाँ ने बरमान ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अंधेरे में ही आगे बढ़े। आकाश के कछार में तारों के पौधे निकल आए। तारों, वृक्ष, तार का वृक्ष होता है ना, उसको तार कह रहे हैं ना। दूर मंदिरों से आरती का स्वर सुनाई दिया। आखिर अंधेरे में ऊंची अटपटी आर खड़ी कगार बढ़कर धर्मशाला पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत से परिक्रमावासी ठहरे थे और एक भी कमरा खाली न था। आखिर एक वृद्ध भिक्षुक ने हमें अपने कमरे में ठहरा लिया। हमें विश्वास था वे माँ बेटे यहाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज हम कोई 20 किलोमीटर चले, लेकिन वे यहाँ भी नहीं मिले। ओहो, वे कितने चलते हैं या उड़ते हैं। ओहो, क्या बात है। और माँ बेटे कौन है, देखिए। ये यहाँ पर इन्होंने एक दृश्य खींचा है। वो दोनों बहनें जो थी ना, उनका बनारस से सांडिया 9वां भाग है। यात्रा चल रही है लेखक की तीसरी, ठीक है। एक आना, एक जाना, फिर एक तीसरी यात्रा ये है। कहने का मतलब ये हर भाग से पहले एक दृश्य खींचते हैं, एक चित्र बनाते हैं। देखिए 9वां भाग भी पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पढ़ रहे थे। बड़ी बहन ने कहा, कैसी तकलीफ? मैया ने हमें फूल की तरह रखा है। उनके एक साथी ने कहा, ये बहनें साथ हैं, इसीलिए ऊपर कुटी में चले जाएंगे, वरना यहीं रेत में सो जाते ऐसी ठंड में। अभी तक अब किसी ने कहा, अभी ठंड पड़ ही कहाँ रही है, हमें ठंड से ऐसे परेशान है कि कहे जा रहे हैं ठंड शुरू ही कहाँ हुई है। इस दल में वे माँ बेटे नहीं हैं। खूब चले। शाम को सतरधारा पहुँचे। चारों ओर चट्टानें चितराई हुई, कहीं कहीं
ऐसा लगता है मानो नदी में कुंड बन गए हैं। अत्यंत मनोरम दृश्य है। यह नर्मदा पर सड़क का पुल है। बहुत कम पुल ऐसे सुंदर स्थान पर होंगे। थोड़ी देर में शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा, लेकिन यहाँ से बरमान ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अंधेरे में ही आगे बढ़ गए। आकाश के कछार में तारों के पौधे निकल आए। दूर मंदिर में आरती का स्वर सुनाई देने लगा। आखिर अंधेरे में ऊंची अटपटी और कखा और खड़ी कगार पर बढ़कर धर्मशाला पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत से परिक्रमावासी ठहरे और एक कमरा भी खाली था। आखिर एक वृद्ध भिक्षुक ने हमें कमरे में ठहरा लिया। हमें विश्वास था वे माँ बेटे यहाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज हम कोई 20 किलोमीटर चले थे, लेकिन वे यहाँ भी न थे। ओ कि वे चलते हैं या उड़ते हैं, मतलब कितना चलते हैं वो, है ना। जो सासू बहुओं की बात आ रही थी, दो बहनों की बात थी, सासू बहू नहीं थी वो। तो उन दो बहनों का चित्र यहाँ पे लेखक ने अंकित किया है अपनी कलाकारी के माध्यम से, तो देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे भाग 8 पढ़ रहे थे, अब हम भाग 9 पढ़ेंगे, बनारस से सांडिया। ये अगले भाग में पढ़ेंगे। इस भाग में इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।